आप लोगों का फेवरेट हाफिज सईद, क्या कहेंगे आप? एक बार फिर हाफिज हाफिज सईद का सईद मुहाफिज की कौन है? न्यूज। मैं तो ये चाहता हूँ। कैसे चलो, लगी ये खबर आपको कि हाफिज सईद पे अटैक हुआ, जबकि वो हाउस अरेस्ट अटैक बताया नहीं हुआ। जाता है, फिर भी अटैक? मेरे सूत्र तो बता रहे हैं कि हाफिज सईद का खुदा हाफिज हो गया। हमारे तक तो सर अभी ये खबर नहीं आई है। आपके पास तो आती कहाँ है? आपके पास तो और सेंसर होके खबर आती है, आपको भी पता है। लेकिन सर और कैसे अगर लिया जा रहा है आती, भारत में इस खबर को? हम तो वेलकम करते हैं साहब कि हमें जब से पता चला है कि हाफिज का मुहाफिज कोई नहीं है, तब से हम बड़े, ये आप समझ लीजिए कि बड़े आश्चर्यचकित भी हैं। और अ, हाफिज सईद के लिए वो भी क्या है, वो आपके वो नैवलाही ललाही राजीऊन क्या होता है वो भी वो पढ़ दिया पढ़ आपने? रहे? हाँ, वो पढ़ दिया। फातिहा भी पढ़ देंगे। लेकिन सर आपके ख्याल से कि ये जो अटैक हुआ है, वैसे कहा तो यही जा रहा है अभी तक कि वो जिंदा है और जख्मी की खबर आ रही है, लेकिन सर आपके ख्याल से अटैक भारत ने करवाया? वो जो मोदी जी कहते थे ना, घुस के अनिल मारेंगे, साहब, सर हमको वही क्या वाला पता तो नहीं चलेगा चल ये रहा? बताइए आप ये बताइए, हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो ये पता था कि 78 साल के लिए वो जो है वो कैद में है, तो कैसे किसी को 31 पता सर, चलेगा? तो 78 साल हमें नहीं सर, 31। 78 नहीं, 31 कम कर दिया आप लोगों ने 31? बीच में। नहीं नहीं सर, 31 के लिए ही किया था। सजा सजा माफ हो गई लगता है बीच में। तो ये तो बड़ी गलत बात है। आप जब मर्जी होती है तब सजा माफ कर देते हैं, 78 साल से 31 कर दिया आपने। चलिए 31 ही मान लेते हैं आपकी बात। लेकिन 31 साल के लिए जो कैद में था, वो मीरपुर और झेलम के बीच में क्या कर रहा था? ये समझ में नहीं आया मेरी। वो बेचारा घायल कैसे हुआ? घायल होने के लिए कहीं बाहर घूम रहा होगा, किसी ने गोली चलाई होगी, कुछ हुआ होगा। वैसे मेरी खबर तो ये है कि घायल बनने का तो बहाना है। जैसे आपको पता है ना, वो मसूद अजहर का पता नहीं चला आज तक, बालाकोट के बाद से किसी ने नहीं देखा उसको। आपने देखा? नहीं सर, मैंने तो उसके पहले भी कहीं नहीं देखा था, लेकिन ये भी सर, अगर जिंदा है तो गवर्नमेंट को दिखा देना चाहिए कोई हाँ, वीडियो दिखा वीडियो देना बना के। चाहिए। हाँ। ये रहे हमारे क्या बोलते हैं उसको, अ, साहब, हाफिज सईद साहब बोलते हैं साहब ना हम लोग हाफिज तो। सईद साहब, अ, जो कि जिहाद के नगमा निगार हैं। जिहाद के गाने वही लिखते हैं ना, तो वो नगमा निगार जो है उसको दिखा देना चाहिए। लोग देखेंगे तो कम से कम जिहाद का सॉन्ग तो कम से कम गुनगुनाएंगे दोबारा। लेकिन सर बहरहाल ये आजकल एक बार फिर अननोन गनमैन जो है वो एक्टिव दिखाई दे रहा है, कई और दूसरे लोगों की। इंडिया की डीप स्टेट को ये अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान में जो है किस तरह से चीजों को ऑपरेट करना है। हम बात कर रहे हैं अबू कताल सिंधी की, जिनको गन डाउन किया गया, और साथ साथ ये भी खबरें आ रही है कि हाफिज सईद को भी टारगेट किया गया और उनको भी जी बड़ी शदीद चोटें शोटें आई हैं, उनकी गाड़ी पे भी हमला हुआ है। लेकिन ये खबर अभी मंजरे आम पर नहीं है। अगर हाफिज सईद जो है हाउस अरेस्ट है, तो फिर जनाब वो बाहर घूमने क्या गए थे? और इंडिया की जो एक नारा है कि हम घर में घुस के मारते हैं, आज अगर देखा जाए तो 25 से ज्यादा ऐसे लोग पाकिस्तान में घर में घुस के मार दिए गए हैं, जिनका ताल्लुक किसी जो है मुजाहिदीन वाले सिलसिले से था, कश्मीर वाले सिलसिले था। यानी इंडिया की लिस्ट में जो लोग थे, इंडिया उनको चुन चुन के जी मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखें, पहली बात यह है कि इंडिया में ना 26/11 जब हुआ था ना, 26/11 के बाद इंडिया का डीप स्टेट जो है ना, उसने बड़ा रिएक्ट किया था। अच्छा। अब उसमें हुआ क्या था कि उन्हें उस वक्त से लेकर, और जो जहादी तंजीमें कश्मीर में चल रही थी वो डायरेक्टली क्योंकि ऑपरेट होती थी पाकिस्तान से। अच्छा। और पाकिस्तान में आप ये कह लें कि लश्कर तैयबा था, उसके अलावा हाफिज सईद का जो है ये जो ग्रुप है, ये वहाँ पे एक्टिव होता था। यहाँ से मिलिटेंट जो है वो वहाँ पे जाते थे और उनको जो है यहाँ पे वहाँ पे ये कह लें कि जहाद की तरबियत दे के वहाँ पे भेजा जाता था। अच्छा। अब ये है कि क्योंकि इंडिया ने इस बात को तो अपनी पॉलिसी में, अपनी स्टेट पॉलिसी में शामिल कर लिया, तो हमने अब कभी ओपन वॉर तो करनी ही नहीं है। अच्छा। आपने नरेंद्र मोदी जब से आया, इससे पहले मनमोहन सिंह था तो उन्होंने 2-3 दफ़ा ये पंगा लिया ओपन वॉर का। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने मुशर्रफ दौर में भी, और परवेज़ मुशर्रफ दौर में जब कारगिल हुआ तो तब उन्होंने ये इरादा किया कि हम ओपन वॉर की तरफ जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है कि वो कभी भी ओपन वॉर की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा। उसने फ्री हैंड दिया हुआ रॉक। और उसके बाद अजीत डोवल जो है, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ज़बरदस्त सिक्योरिटी एडवाइज़र है। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी या ऐसी स्टेट होगी जिनका सिक्योरिटी एडवाइज़र इतने लंबे अरसे तक उनके साथ सर्व कर रहा हो। आप ये कह लो मोर देन 20 ईयर से वो सर्व कर रहा है इंडिया के साथ, रिटायरमेंट के बाद जो है। अब ये जो उनका डीप स्टेट एक्टर्स है ना, ये बहुत ही एक्टिव हैं। उनके जो उसमें आप ये कह लें, पहले अफ़गानिस्तान,
उसमें भी वो काम कर रहे होते हैं, वो बांग्लादेश में काम कर रहे होते हैं और वो पाकिस्तान में भी इंडिया काम की कर डीप स्टेट। इंडिया की डीप और स्टेट। मैं यहाँ पे दोस्तों एक बात कहूंगी कि जिस तरह अजीत डोवाल की उन्होंने बात की, अजीत डोवाल को पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है भी, वो पाकिस्तान में भी इंडिया के लिए सर्विसेज परफॉर्म करके अब ये गए देखे ना हैं। अजीत डोवाल का मेरे पास एक ना एक किस्सा आपने यह लाजमी सुना होगा कि उन्होंने ना कान छिदवाया हुआ था। अच्छा। तो किसी बंदे ने वो यहाँ पे पाकिस्तान में वो बिल्कुल एज अ इंटेलिजेंस ऑफिसर यहाँ पे काम करते रहे, तो यहाँ पे उन्हीं के एक रॉ के एजेंट ने उन्हें पकड़ के लेके गया और उसने जब पूछा कि पहचाना कैसे, तो उसने कहा कि तेरे कान में छेद था, तो मैंने उससे पहचाना है और अब नेक्स्ट टाइम जो है ना ये आपने एहतियात करनी है। तो एक लंबा अरसा वो पाकिस्तान में भी सर्व करता रहा और पाकिस्तान के वो अप्स एंड डाउन से, आप ये कह लें सिक्योरिटी अप्स एंड डाउन से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है। और जो इन्वेस्टमेंट है रॉ का बजट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रॉ का बजट बहुत ज़्यादा है और रॉ को आप ये कह लें कि इंडिया को सबसे ज़्यादा आप ये कह लें कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है या जो उनके सामने सॉफ्ट टारगेट है वो भी पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान के अंदर और उनके कश्मीरी आप ये कह लें बुरहानुद्दीन वानी से लेके अब तक आपने देखा ना कश्मीर में जो जद्दोजहद थी उनकी आज़ादी की, उसने टोटल डिसमेंटल कर दिया, क्रश कर दिया हुआ है। और उससे मुंसलिक जितने लोग थे पाकिस्तान में जो उनको सपोर्ट कर रहे थे उनको भी उन्होंने डिसमेंटल कर दिया। अब हाफिज सईद ग्रुप जो अभी भी उनके आप ये कह लें कि आतंक का वो कहते हैं कि प्रोडक्शन हाउस जो है वो कहते हैं वो हाफिज सईद को कहते हैं। यूएस के भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यूएस ने भी उनको जो है वो आप ये कह लें कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में जो है वो शामिल किया हुआ है। ठीक है। तो पाकिस्तान में नो डाउट कि उनके ऊपर उन्हें सजा दी गई थी और पाकिस्तान में वो नज़रबंद, पाकिस्तान में वो जेल में भी रहे। जेल के बाद फिर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इशूज बहुत ज़्यादा कंसर्न बहुत ज़्यादा थे। पाकिस्तान ने फिर कहा कि भाई हम लोग उसे हाउस अरेस्ट ही करते हैं, अपनी सिक्योरिटी जो वो खुद ही उठाएं। तो जिस तरह आज हमने बात की है ना कि अबू कतेल की सिंधी की जो मौत हुई है, अब ये वाक़या बहुत बड़ा आप ये कह लें कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट है कि उन्होंने डायरेक्ट वो तो मतलब हाफिज सईद तक पहुंच चुके हैं ना। अब सवाल ये है कि अब तो ये उसके बाद हाफिज सईद तक पहुंच चुके हैं। हाफिज सईद तक गाड़ी पे भी हमले की बात गाड़ी पे हमले कर रहे हो, ये हाफिज सईद का राइट हैंड है और हाफिज सईद के बाद अगर कोई हाफिज सईद की मूवमेंट को लीड करने वाला जो सक्सेसर था तो वो अबू कतेल था। ये है कि आपको पता है कि कल ये खबर आई थी कि हाफिज सईद के ऊपर हमला हुआ है, फिर पता चला हाफिज सईद के भतीजे के ऊपर हमला हुआ है। इससे पता ये चलता है कि स्टिल वो लोग जो जहादे कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं उनको हंट डाउन किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। इसकी वजह से एक पैनिक है पाकिस्तान के अंदर। जो आज हमला हुआ है जेलम के पास, उसके बारे में इतलात आई हैं कि उसमें हाफिज सईद साहब तो नहीं थे, फिर कहा गया उनके भतीजे हैं। और तीसरी खबर ये आई है कि भतीजे भी नहीं हैं, को वो जो मारे गए हैं वो सिंधी हैं, लेकिन किसी तंजीम के वो कालाकार थे, वो मारे गए हैं। दो दूसरे लोग जो है वो जख्मी हैं, उनको लोकल हॉस्पिटल्स में नहीं रखा गया, उनको उठा के रावलपिंडी लेके जाया गया है। ये अभी रिसेंट उसकी बात आई है। लेकिन ये कि चीमा साहब, दिस इज अ न्यू ट्रेंड एट द सेम टाइम कि मोदी साहब के पीरियड में खासकर, और जो उनके नए NSA हैं, दिस इज अ न्यू ट्रेंड इन द एरिया कि दे आर गोइंग आफ्टर देयर कल्प्रिट्स, और जो कुछ भी उनका जिस तरह भी इल्जाम है। और उसमें जो यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं कि दुबई पलट जो पाकिस्तानी हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है इस चीज में। लेकिन ये भी आपकी इंटेलिजेंस फ्लोर कर लें आप, बल्कि सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फ्लोर तो आपकी बलूचिस्तान में हुई है चीमा साहब, कि आपका एक 860 या 180 या 160 आर्मी वाले FC वाले छुट्टियों पे जा रहे थे, तो आपने उनको नहीं देखा। ये अभी तक स्टेट इज इन अ शॉक, लेकिन ये शॉक आते रहेंगे जब तक आप खड़े नहीं होंगे, जब तक आप इन लोगों को गिरेबान से नहीं पकड़ेंगे। उन्होंने आपको गिरेबान से पकड़ लिया, अब आप जितना मर्जी इनके साथ कर लें, वो आपको उन्होंने गिरेबान से पकड़ लिया। आपको सर्वाइवल मोड में जाना चाहिए। मैं कहता हूं ह्यूमन ऑलवेज परफॉर्म द बेस्ट व्हेन दे आर इन अ सर्वाइवल मोड, लेकिन अब आपका सर्वाइवल मोड वो पॉइंट पहुंच चुका है। इससे आगे मजीद खराबियां होंगी। मेरा तो मशवरा यही है। दूसरा चीमा साहब, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस वक्त हमारे जो NSA है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की जो है खातून, वो हमारी आजकल इंडिया में है और पहला दौरा है किसी हाई ऑफिशियल का भारत का। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम बन रहा है हमारे JD वैंस का जाने का वहां पे। और जिस तरह, लेकिन वहां पे आपको पता है भारत के अंदर इस वक्त वो अपने डिप्लोमेटिक हाइट्स को टच कर रहे हैं चीमा साहब। अगर देखा जाए, जब उनका दिल करता है वो रशिया से तेल ले लेते हैं, साथ अमेरिका को खुश भी कर लेते हैं,
जिस वक्त उनका दिल करता है F-35 की बात भी कर लेते हैं, साथ रशिया को भी खुश कर लेते हैं, और जिस वक्त उनका दिल करता है उनका एनएस से जाके चाइना से अपने बॉर्डर की भी बात कर लेता है। वजह उसकी सिर्फ यही है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और दुनिया में वो एज डंकियां लगा के नहीं गए, दे आर गोइंग देयर एज अ टेक्नोक्रेट्स। कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है, अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें, हमें इससे क्या मतलब है। दूसरा उनका हाफिज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है, 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, वो वाला मसला हल किया जाए। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। हाफिज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। 3 जो बड़े मुल्क है जैसे फ्रांस है, रशिया और अमेरिका, इन्होंने अभी ये कहा है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। आप मुझे बताएं, आप कश्मीर का रोना रो रहे हैं, कल को इंडिया बन जाता परमानेंट मेंबर, आप इंडिया के सामने इंडिया का रोना रोएंगे। इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, किसी ने भी ठीक नहीं जवाब दिया। लेकिन अभी मैं इनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान का कौन सा दुश्मन कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है, तो देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। कौन सा कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है? इंडिया। आप बताएं। हाँ बता दें। आप बताओ कौन सा कंट्री है? इंडिया। आप बताओ। इंडिया। हाँ आप बताएं कौन सा कंट्री? इंडिया। आप बताएं। इंडिया। आज वो देखे सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो अफगान बॉर्डर से होते हैं। ठीक है, आपकी सारी स्मगलिंग अफगान बॉर्डर से हो रही है, और उन्हें गुस्सा बहुत है अफगानिस्तान के लोग, और हमने अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना लिया। हमें कितना बड़ा थप्पड़ मारा, वो बैठे हुए कौमी तराना नहीं सुन रहे हमारा। ये भी इससे बड़ा हमें क्या थप्पड़ होगा। अगर आज से आप 15-20 साल पहले चले जाए ना, तो पाकिस्तान और इंडिया जब भी यूनाइटेड नेशंस में जाते थे ना, तो एक दूसरे की शिकायतें लगाते थे। उसको अगर आम लफ्जों में कहा जाए कि वो पाकिस्तान जाके कहता था कि भाई इंडिया ने पानी बंद कर दिया, इंडिया मुसलमानों को मार रहा है, इंडिया ने कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया, और इंडिया जाके बातें करता था जी क्रॉस टेररिज्म हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आप नोट कर लें कि इंडिया ने ये बातें यूनाइटेड नेशन के अंदर कहनी छोड़ दी हैं, वो इससे ऊपर उठ गए हैं, वो इन मसलों को मसला समझ नहीं। इवन कश्मीर का तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये तो बायलैटरल प्रॉब्लम है, ये तो इंटरनेशनल इशू है ही नहीं है। ए मेरा गीत है सबने गाना, ए मेरा गीत है कैदी दे लई जिसनू रब बचाना, ए मेरा गीत है सबने गाना। हमने कारगिल लड़ लिया, 71 लड़ लिया, 65 लड़ लिया, और हम इस नतीजे तक पहुंच चुके हैं कि जंग मसले का हल नहीं है। मैं तो कई सालों से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ कम से कम 100 साल का ये मायदा होना चाहिए कि हम आपस में ना तो कोई लड़ाई करेंगे, ना आपस में कोई झड़प करेंगे। इधर मैं डिसएग्री करता हूँ, 100 साल के हूँ, आप ये कभी जंग नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हाफिज सईद पर पाकिस्तान में हुए इस हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये आतंकी नेटवर्क में अंदरूनी कलह का नतीजा है या फिर कोई और बड़ा खेल चल रहा है? पाकिस्तान इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन सच्चाई कब तक छुपेगी? आपको क्या लगता है, ये हमला किसके इशारे पर हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।